हेलो बच्चों, वेलकम टू द अकाउंट वाला क्लासेस। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि हम साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको आने वाला एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। आपके पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है और हम आज कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और इसका प्रैक्टिस करेंगे मजेदार तरीका से। जो पढ़े हैं पहले से उसको भी मदद करेगा ये क्वेश्चन, और जो नहीं पढ़े हैं, जो आज से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, मेरा क्लास देख करके पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उसको भी अच्छा नंबर लाने में मदद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मन से क्लास को देखोगे, मन से समझने की कोशिश करोगे, और जो भी डाउट होगा, जो भी चीज समझ नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड पे तुम्हारे पास आ गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। अच्छा, हम एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक बात आपको बता दें कि आपके लिए एक बेनिफिट का बात यह है, आपके लिए एक फायदा का बात यह है कि आपको एग्जाम में जो है कुल मिला के 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 80 मार्क्स का, उसमें से 40 क्वेश्चन, मतलब 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। मतलब 4 इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, विकल्प दिया रहेगा, और 4 में से एक विकल्प को आपको क्या करना है, चूज करना है। क्लियर? तो मेरा कहना यह है कि जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे पकड़ बना लेगा, जो 30 प्लस, जो बच्चा 30 प्लस ऑब्जेक्टिव सही सही करके आएगा एग्जाम में, उसका जो है परसेंटेज, उसका जो मार्क्स है एग्जाम में, वो 70 प्लस आएगा। ये मेरा कहना है, 70 प्लस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है साइंस में कि आपको एमसीक्यू पे बहुत ध्यान देना होगा। और जैसा कि अभी हम एमसीक्यू आपको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे नहीं कि हम टिक लगा के छोड़ देंगे, नहीं। इसके आसपास का जो भी संभावित क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया 10 साल पहले, वो सारे चीज को हम यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो सबको पता है, जो पढ़े होगे वो, जो नहीं पढ़े होगे वो, सबको पता है कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। अब हम यहाँ टिक करके इसको इसे छोड़ नहीं देंगे, ये बेईमानी हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अब हम समझेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो 2 हैं कौन कौन से हैं, उसको लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हम उसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमको एक फिगर बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, उसके अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समतल दर्पण ले रहे हैं। ये बच्चों एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण उसको बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एकदम चिकना हो। ये देख रहे हो, इसका जो ये वाला सतह है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर दिए, आपतित किरण यहाँ आ गई, आपतित किरण आ गई, और जब इस दर्पण पे ये आपतित किरण पड़ेगी तो यहाँ से क्या करेगी, टकरा के फिर वापस क्या करेगी, लौट जाएगी। तो फिर से ये क्या किरण हो गई, वापस लौट गई है। तो दर्पण के सतह पे ये जो किरण है, दर्पण के सतह पे पड़ने वाले किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और दर्पण के सतह से टकरा करके लौट जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो ये बच्चों हो गया आपतित किरण, और ये किरणें जो हो गई इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। ठीक है, अब आपतित किरणें और परावर्तित किरणें को अलग करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। तो ये अपना हो गया अभिलंब। अब ये फिगर देख करके एक चीज समझ आ रहा होगा कि आपतित किरणें और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। ये कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरणें के बीच में जो कोण बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, एक दर्पण ले लिए, समतल दर्पण, एक आपतित किरणें, एक परावर्तित किरणें ड्रॉ कर दिए, और एक बीच में अभिलंब डाल दिए। आपतित किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरणें के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। तो पहले हम क्या बोले हैं, 2 नियम। पहला नियम क्या है कि ये जो आपतन कोण देख रहे हो, ये वाला कोण, और ये परावर्तन जो कोण देख रहे हो, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण को हम आई से लिख लेते हैं। तो इस कोण को नाम दे दिया आई, और इसका नाम हो गया आर। तो प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम हो गया बच्चों, वो क्या हो गया कि आपतन कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। तो पहला नियम जो हो गया प्रकाश का परावर्तन का, वो क्या हो गया, आपतन कोण। आपतन कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, परावर्तन कोण के बराबर होगा। वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यहां से हमको समझ आ गया प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम की जो आपतन कोण होगा वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा यदि हम नियम समझे, दूसरा नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का,
तो यहीं से हमको पता चल जाएगा। क्या कह रहा है दूसरा नियम, कहता है आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक समतल है, ये एक तल है, ठीक है, और ये तीनों किरणें क्या है, एक ही तल में है। तो दूसरा नियम अपना क्या आ गया कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या हो गया, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तो जैसा कि पहला बात, प्रकाश का दो परावर्तन, दो नियम है, ये भी समझ लिए। और वो दो नियम कौन कौन सा है ये भी हम देख लिए। पहला नियम क्या है, आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम अपना क्या कहता है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पे डाला गया ये लंब क्या होगा, सब एक ही तल में होगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान दो, ये आपतित किरणें दर्पण के जिस बिंदु पे पड़ी है इसका नाम दे दिए ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आपतन बिंदु। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है हम बता देना चाहते हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसको हम फिगर से, ऐसे हमको भी नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम देख लेते हैं फिगर से कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। कुछ न कुछ तो जरूर आएगा आंसर, तो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, दो माध्यम ले लेते हैं। मान लो ये माध्यम जो है ये वाला, इसको हम वायु बोल देते हैं। ये माध्यम जो है ये वायु हो गया, ये माध्यम फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये माध्यम फर्स्ट हो गया जिसको हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना माध्यम फर्स्ट हो गया। और इधर वाला अपना ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वायु से जल में जा रहा है किरण, ठीक है। तो इसको अपना क्या ले लिए, जल ले लिए। ये अपना माध्यम क्या हो गया, ये मीडियम सेकेंड माध्यम दो हो गया। तो पहले क्या कर दिए, दो माध्यम ले लिए, एक वायु ले लिए और एक क्या ले लिए, जल ले लिए। अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें, गमन मतलब चल रही है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें जल में तिरछी प्रवेश कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लो, एक किरण ले रहे हैं, एक देखो प्रकाश की किरणें ले लिए, ठीक है, जो वायु से में चल रही है, क्लियर। अब जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, मतलब जब ये वायु से जल में जाएगी तो क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले बच्चों हम अभिलंब ड्रा कर दिए, क्लियर। चलो अभिलंब ये हो गया, ये हो गया अपना अभिलंब। अब देखो क्या होगा कि वायु और जल के बारे में थोड़ा हम समझते हैं कि क्या है। वायु के बारे में बात करें तो वायु को हम विरल माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। विरल माध्यम का मतलब क्या होता है कि इस माध्यम का जो कण होगा वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होगा, ठीक है। अभी भी नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो, जब खाली रोड पे गाड़ी तुम चलाते हो, जब रोड पूरा खाली रहता है तो तुम्हारा स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, एकदम 50, 60, 70, 80, 90, 110 के स्पीड से चलोगे। लेकिन जैसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र में आओगे, मार्केट में आओगे, जहां रोड पर बहुत सारा आदमी जमा हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तुम्हारा स्पीड स्लो हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब है कि रोड पे जहां पे आदमी नहीं था उसको हम बोल लेंगे विरल माध्यम, और जहां एकदम घनी आबादी वाला क्षेत्र था, जहां पे बहुत सारा आदमी था, बाजार था, मार्केट था, वहां में ऑटोमेटिक गाड़ी क्या होगा, स्लो होगा। इसका मतलब क्या है कि जहां मेरा गाड़ी स्लो हुआ, बहुत सारा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, वो माध्यम मेरा हो जाएगा संघन माध्यम। कौन सा माध्यम, संघन माध्यम। तो इसका मतलब क्या है कि वायु जो है वो विरल माध्यम है, विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम हो गया, और जल जो है वो संघन माध्यम है। संघन का मतलब क्या होता है कि जल जिस पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिस कण से मिलकर बना होगा, वो पार्टिकल, वो कण एक दूसरे से काफी निकट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जल को वायु के उपेक्षा क्या मानते हैं, विरल संघन माध्यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फिर से समझो, इस जल को वायु के उपेक्षा हम कौन सा माध्यम मान लेंगे, संघन माध्यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, संघन माध्यम। तो चलो, तो वायु अपना क्या हो गया, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेयर मीडियम, विरल माध्यम। ये अपना हो गया बच्चों विरल माध्यम। और जल क्या हो गया, संघन माध्यम, मतलब डेंसर मीडियम। ये हो गया अपना संघन माध्यम। ये अपना हो गया संघन माध्यम, क्लियर। अब देखते हैं, जब प्रकाश की किरण, यहां कुछ बात सीख लो तो तुमको समझने में ठीक रहेगा।
जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, मतलब वायु से जब वो जल में जाएगी, तो यहां जो हम अभिलंब ड्रा किए हैं, क्या ड्रा किए हैं बच्चों, अभिलंब ड्रा किए हैं, इसके करीब मुड़ जाएगी। क्या करेगी, करीब मुड़ जाएगी। तो यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, हम दूसरा कलर लेके दिखा दे रहे हैं। हाँ, जैसा कि दिख रहा है कि ये जो किरणें हैं ये वायु से कहाँ आ रही है, जल में आ रही है। और हम तुमको बताए कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से वायु से जल में आएगी तो वो जो ये अभिलंब दिखाई दे रहा है, ये जो लकीर दिखाई दे रहा है, इसके करीब मुड़ जाएगी। क्लियर? तो देख लो यहां से किरणें क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ गई। क्लियर? पिक्चर में दिखाई बढ़िया से दे रहा होगा, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। पिक्चर दिखाई दे रहा होगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में वायु से जल में जा रही है तो वो क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है अभिलंब, और इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोल लेंगे, आपतित। ये अपना हो गया आपतित किरण। और ये जो है ये अपवर्तित किरण है। कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। तो इसको हम बोल लेते हैं अपवर्तित किरण। ये अपना हो गया अपवर्तित किरण। अब जब ये अपवर्तित किरण हो गया तो यहां देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो ये कोण बन रहा है, इसको हम कौन सा कोण बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण। इसको हम लिखते हैं आई से। किससे लिख लेंगे, आई से। और यहाँ जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा हो, इसको हम क्या बोल लेंगे, अपवर्तन कोण बोल लेंगे। इसको हम लिख लेते हैं आर से। यहां तक बात समझ आ गया? तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया, अगर हम दोबारा फिर क्वेश्चन पे आवे तो साफ साफ क्या लिखा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखो, कहता है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखो जो हम पढ़ाए अभी कॉन्सेप्ट कि जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में जा रही है तो वो किधर झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना ऑप्शन क्या आ गया, आंसर ए। बाकी ये सारा कोई कम करे। चलो एक इसके उल्टा हम सोच के देखते हैं। अभी हम क्या देखें कि वायु से जल में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक रही है, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा सोचते हैं। अब हम सोचते हैं कि मान लो कि संघन माध्यम से इस जल से जब प्रकाश की किरणें जाएगी वायु में तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम फिगर फिर से बना रहे हैं। देखो मान लो ये अब अपना हो गया जल, ठीक है, ये संघन माध्यम है। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपतित किरणें हैं ये जल से जा रही है। मान लो जल से ये किरणें गई। क्लियर? अब जब जल से किरणें जा रही है तो इसके यहां ये क्या करो, फिर से अभिलंब ड्रा कर दो। अब सोचते हैं क्या होगा। अब चूंकि देखो ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें वायु में जा रही है, मतलब विरल माध्यम में जा रही है, वायु में जा रही है। तो जब ये प्रकाश की किरणें वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर होती चली जाएगी इस तरह से। तो यहाँ देखो अभिलंब के बीच में कोण क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। क्लियर? और यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। क्लियर? तो दोनों तरीका तुमको याद रखना है। पहला तरीका क्या याद रखना है, इसको केस फर्स्ट मान लो, इसको केस मान लो फर्स्ट, ये अपना हो गया केस फर्स्ट, और इसको मान लो केस सेकेंड। क्लियर? तो केस फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जा रही है, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से मतलब जल से वायु में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर होती चली जा रही है। यहां तक बात क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलो तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये अपसारी लेंस होता क्या है, क्योंकि जब तक हम अपसारी का मतलब नहीं समझेंगे तब तक उसको याद करने से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि 10वीं के बाद तुमको 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो मतलब समझ आना चाहिए। समझ आ रहा है कि ना? चलो अपसारी लेंस को देख लेते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग डाल देते हैं लेंस। जैसा कि सबको पता है, तुमको भी पता होगा कि लेंस मुख्य रूप से दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। पहला जो लेंस होगा उसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जिसको इंग्लिश नहीं पता होगा उसके लिए हम लिख दे रहे हैं, ज्यादा समस्या लेने की जरूरत है। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? दूसरा लेंस का बात करें तो दूसरा लेंस जो होता है वो होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल। अवतल लेंस। क्लियर? इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ये अपना हो गया कॉनकेव लेंस। क्लियर? अब हम सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि उत्तल लेंस का पिक्चर क्या होता है, क्योंकि किसी के नाम में जितना फील नहीं आता उतना उसको देखने में फील आता है। इसी तरह हम उत्तल लेंस का नाम तो सुन लिए, लेकिन अब हम इसका क्या देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं कि आखिर उत्तल लेंस दिखता कैसे है। तो चलो उत्तल लेंस का हम इधर फिगर बना लेते हैं। ये अपना हो गया उत्तल लेंस।
ये जो पिक्चर तुमको दिखाई दे रहा है ये कौन सा लेंस हो गया? ये बाबू अपना हो गया है उत्तल लेंस। क्लियर? ये जो लेंस दिखाई दे रहा है ये लेंस कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। दूसरा अगर जो हम अवतल लेंस का बात करें तो यहां हम तुमको अवतल लेंस बना के दिखा दे रहे हैं। अवतल लेंस में कुछ नहीं, ये उत्तल लेंस जो अभी इस इधर से मुड़ा हुआ है इसको अपोजिट कर दो, मतलब विपरीत दिशा में घुमा दो। तो जब विपरीत में इसको घुमा दोगे तो ये कुछ ऐसा डिजाइन बन जाएगा। क्लियर? इसी तरह बनेगा जी। अब यहां से क्या करो, इसको मिला दो तो ये जो अपना एक खूबसूरत सा चित्र बना है, खूबसूरत सा पिक्चर बना है, इसी लेंस को हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को। इसको आंख में बसा लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलो, तो ये अपना क्या हो गया? अवतल लेंस। अब हम क्वेश्चन को पे आने से पहले थोड़ा हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस का गुण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि नाम जानना काफी नहीं है, उसको उसका चेहरा देखना काफी नहीं है, उसका पिक्चर देखना काफी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। जब तक तुम जानोगे नहीं उसको तब तक समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए समझने के लिए सबसे पहले इसका गुण के बारे में जानना होगा। चलो, तो जब हम उत्तल लेंस के बारे में बात करें कि उत्तल लेंस का गुण क्या है, तो उत्तल लेंस का गुण ये कहता है कि जब उत्तल लेंस के ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे बाबू? प्रधान अक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं अपना प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं बाबू? प्रधान अक्ष। ये अपना हो गया प्रधान अक्ष। और ये लेंस के बीच में, इस लेंस के बीच में ये जो मध्य वाला बिंदु दिखाई दे रहा है जिसको हम ओ से लिख रहे हैं, ये मध्य वाला बिंदु ओ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका नाम हो गया बाबू प्रकाशीय केंद्र। ये अपना हो गया प्रकाशीय केंद्र। क्लियर? चलो, इसमें भी वही होगा। देखो, सब एक चीज अगर जो तुम समझ लोगे तो बाकी सारा चीज में एक ही गीत खिस्सा होता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशल कुछ आएगा, उसके लिए स्पेशल कुछ आएगा। अगर ये तुमको समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। इसमें भी वही करेंगे। क्या ले लिए बाबू? प्रधान अक्ष के ले लिए। ये अपना क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। क्लियर? अब देखो गुण क्या कहता है? कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या करते हैं? एक बिंदु पे जमा हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इसके समांतर ले गए, यहाँ से ये अपवर्तन हुआ, ये इधर आ गया। अब यहाँ से अगला देखो, यहाँ से प्रकाश की किरणें ले गए, यहाँ से ये अपवर्तन हुआ और ये यहाँ आ गया। दिखाई दे रहा है? चलो, तो इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि दो प्रकाश की किरणें जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण से अपवर्तन के एक बिंदु पर आके क्या कर रही है? जमा हो जाए, एक बिंदु पे आके मिल जा रही है। देखो, इस बिंदु पे आके ये प्रकाश की किरणें क्या हो गई? जमा हो गई है। क्लियर? प्रकाश की किरणें क्या हो गई? जमा हो गई है। और इसमें हम देखें तो यहां से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, ये लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है? बिखेर दिया जाता है, मतलब दूर चली जाती है इस तरह से। अब देखो, दोनों फिगर में कुछ ना कुछ तुमको अंतर जरूर दिखाई दे रहा होगा। पहला अंतर इसमें अगर जो देखो तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पास एक बिंदु पे क्या हो रही है? जमा हो रही है। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जमा हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उत्तल लेंस में जो होता है अभिसारी का गुण होता है। अभिसारी का मतलब क्या है? कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की सारी किरणें को वो एक बिंदु पे क्या करेगी? जमा कर देगी। इसलिए हम इसको क्या बोल लेंगे? अभिसारी लेंस। क्या बोल लेंगे बाबू? अभिसारी। ये अपना हो गया बाबू अभिसारी लेंस। चलो, अब इसमें क्या हुआ कि ये प्रकाश की किरणें को क्या कर दी? बिखेर दी। तो अपसारी का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के किरणें को एक बिंदु पे जमा नहीं करके पूरा फैला देने की जो गुण होता है वो गुण किसके पास होगा? वो इसके पास हो रहा है, जिसका नाम है अवतल। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी। तो उम्मीद है कि तुमको समझ आ रहा होगा। अगर समझने की तुम कोशिश करेगा तो ये अपना हो गया अपसारी लेंस। तो अपना फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? तो बाबू किसको बोलेंगे? अवतल लेंस को। तो अपना आंसर क्या हो गया बाबू? ख। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 को अगर जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 4 को, तो क्या कहता है? किसी बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है बाबू? वस्तु। वस्तु। ये जो बिंब है इसका मतलब बाबू क्या होगा? वस्तु, मतलब ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन अपना से बोल रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो समान साइज का यदि प्रतिबिंब प्राप्त करना हो किसी भी वस्तु को तो उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के दुगुने दूरी पे रखना होगा। कहाँ रखना होगा? फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर जब हम वस्तु को रखेंगे
तो क्या बन जाएगा, समान साइज का और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है किसी माध्यम में आवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं, म्यू, ये आवर्तनांक। अब इसको समझते हैं आवर्तनांक। आवर्तनांक का मतलब होता क्या है, आवर्तनांक किसी भी माध्यम का ना सघनता को बताता है कि कोई माध्यम कितना सघन है, कितना डेंसर मीडियम है वो। क्लियर। तो जब हम आवर्तनांक के बारे में बात करेंगे तो आवर्तनांक जो म्यू होता है, म्यू, ये आवर्तनांक जो होगा वो किसके बराबर होता है, साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बाबू हम क्या बोल लेंगे, स्नेल्स लॉ बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे, स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। क्या बोल लेंगे, स्नेल का नियम। क्लियर, क्लियर। स्नेल का कहना था कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, वो कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो ये म्यू जो है, म्यू, इसको अपना बोल लेंगे आवर्तनांक। क्या बोल लेंगे, आवर्तनांक। ये अपना हो गया आवर्तनांक। ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक है, ये नियतांक है। क्लियर। तो म्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आवर्धन किसको कहते हैं। आवर्धन, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। इसको हम लिखते हैं एम से। किससे लिखेंगे, एम से। ठीक है। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। आवर्धन जो होता है, आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा बना है। ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन मतलब क्या होता है, आवर्धन मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्लियर। तो ये अपना हो गया आवर्धन का मतलब वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ भी ऊंचाई है और यहाँ भी ऊंचाई है। ऊंचाई को हम किस में माप सकते हैं, ऊंचाई तो एक दूरी ही कहा होता है, तो इसको हम मीटर में माप सकते हैं। और ये भी किस में हो सकता है, मीटर में माप सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई हो लंबाई हो कुछ भी हो उसको मीटर में मापेंगे। तो मीटर मीटर अगर कैंसिल हो गया तो कोई मात्रक बचेगा ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। क्लियर। अब कुछ और चीज हम सीखते हैं कि प्रतिबिंब का ऊंचाई को अगर जो हम मान लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई को पहले मान लिए, मान लो h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लिए h2, तो अपना जो आवर्धन हो जाएगा m बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, h2 बटा h1। क्या आ जाएगा, h2 बटा h1। ये तो अपना ऊंचाई के संदर्भ में जब हम बात करेंगे, ऊंचाई के संदर्भ में बात करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को जब हम लेकर के आवर्धन निकालेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला m इक्वल टू h2 बटा h1। लेकिन इसके अलावे अगर जो हमको और भी सोचना है तो हम आवर्धन के बारे में एक और फॉर्मूला सोच सकते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा, v बटा u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v बटा u हो जाएगा। ये जो हम आवर्धन का बात कर रहे हैं, ये हम आवर्धन का बात कर रहे हैं लेंस के लिए। किसके लिए, आवर्धन का बात कर रहे हैं लेंस के लिए। लेंस में जो होता है ये v का मतलब क्या हो गया, v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी। v का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ v जो है, v का मतलब होता है बाबू प्रतिबिंब की दूरी। ये हो गया अपना प्रतिबिंब दूरी, ये हो गया अपना प्रतिबिंब की दूरी। और u जो हो गया, u, ये हो गया अपना वस्तु की दूरी। किसका दूरी, वस्तु की दूरी। तो हमको ये भी फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। ये सारा फार्मूला न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन को बनाएंगे, गणितीय प्रश्न जब होगा तब उसमें ये सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। तो ये जो आवर्धन का जो मात्रक होता है यह क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन जो है बाबू वो क्या है कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पे है। तो तारों के टिमटिमाना समझना चाहे तो सबसे पहले यदि हम देखें कि तारा एक्चुअल में है क्या, मान लो ये तारा है, क्या है, ये अपना हो गया स्टार्स, ठीक। अब जब स्टार्स से प्रकाश की किरणें अर्थ पर आएगी, मान लो ये प्रकाश से किरणें निकल रही है, ठीक। अब मान लो कि इस किरणें के रास्ते में, इस किरणें के पथ पे, इस किरण के रास्ते में कोई छोटा सा कण आ गया हो, इस किरण के रास्ते में क्या आ गया हो, छोटा सा कण आ गया हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये जो किरणें हैं, ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, इससे क्या होगा, थोड़ा डेविएट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये डेविएट होकर के ऐसे चलाएगा, ये क्या होगा बाबू, डेविएट होकर के थोड़ा विचलित हो जाएगा अपना पथ से, क्या होगा, थोड़ा पथ से अलग होकर के, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से आ सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ बढ़ाए तो ये इधर से आ जाएगा, इसको इधर बढ़ाए तो ये इधर से आ जाएगा, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि जो तारा से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसके माध्यम में यदि कोई छोटा सा कण आ जाएगा तो वो क्या करेगी, अपना दिशा को बदल लेगी। तो दिशा के बदल लेने के कारण क्या होता है कि ये तारा जो होता है, ये जिस मेन बिंदु से, जो मेन रोशनी है जहां से आ रही है, वहां से आता हुआ प्रतीत नहीं होता है, कहीं दूसरे जगह से प्रतीत होता है। तो प्रकाश इस घटना से क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन जब पढ़ाए थे तो बता रहे थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी या किसी चीज से टकराएगी तो वो क्या करेगी, अपने दिशा में थोड़ा सा बदलाव कर लेगी, क्लियर। तो ये जो घटना होगा तारा को टिमटिमाना, ये किस पे होगा, प्रकाश के अपवर्तन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पे निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये प्रतिरोध क्या होता है, क्या प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम आर से लिखते हैं, किससे, प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं, इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर रहेगा, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना होगा कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला याद रखना है। आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो गया अपना प्रतिरोध। क्या हो गया बाबू, प्रतिरोध। आर का मतलब प्रतिरोध। एल का मतलब क्या हो गया, चालक तार की लंबाई। एल का मतलब बाबू चालक तार की लंबाई। एल मतलब क्या हो गया बाबू, चालक तार की लंबाई। और ये जो है ये जो है चालक तार की चालक तार की अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल। क्या हो गया, कांट का क्षेत्रफल। अब ये अनुप्रस्थ कांट नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा यहां देख लो। मान लो कि ये एक अपना क्या हो गया, चालक तार हो गया। क्या हो गया, चालक तार। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो एरिया दिखाई दे, ये जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है बाबू, ये इसी को अपना क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल। तो ये जो हो गया इसी को अपना क्या बोल लेंगे, अनुप्रस्थ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को बोल लेंगे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और ये जो न्यू है, ये जो है ये नियतांक है। ये क्या है बाबू, ये नियतांक है। ये क्या है, नियतांक है, क्लियर। नियतांक मतलब कांस्टेंट याद रखना है, ठीक, नियतांक है। तो यहां से हमको समझ आ रहा है कि जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो जो होता है समानुपाती होता है किसका, चालक तार की लंबाई का। जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होगा
वो जो होता है समानुपाती हो जाएगा किसका, चालक तार की लंबाई का, और व्युत्क्रमानुपाती जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, क्षेत्रफल का, कांट के क्षेत्रफल का। क्लियर, किसका, कांट का क्षेत्रफल का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो किसी तार का यदि लंबाई बढ़ा दे, चालक तार, ये हो गया अपना चालक तार। क्लियर, यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यदि हम क्या करें, चालक तार की लंबाई को क्या कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो अपना आर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा दे, यदि तार को खींच के बहुत लंबा कर दे, तो जब तार को हम खींच करके बहुत लंबा कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रतिरोध का गुण क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। यदि हम लंबाई को कम कर दे, क्या कर दे, लंबाई को अब हम कम कर दे, एल को क्या कर दे बाबू, कम कर दे, तो आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लंबा तार का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जबकि छोटा तार का प्रतिरोध क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो यहां बात समझ आ गया। तो आर और एल मतलब चालक तार की लंबाई और प्रतिरोध में क्या संबंध है वो हमको समझ आ गया, वो समझ लिए। अब आगे हम चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे अपना क्वेश्चन समझते हैं बाबू कि आर जो होता है, आर वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, एरिया का, मतलब क्षेत्रफल का। आर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल का। इसका मतलब क्या है कि अगर जो ए को बढ़ा देंगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। आर का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। अगर जो ए को हम क्या करें, कम कर देंगे, तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर। चलो अब हम समझ लेते हैं, यहां तक समझ आ गया रिलेशन। आगे चलते हैं, क्या है संबंध हमको समझ आ गया। आगे हम समझ चलते हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या है, प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करने वाला लोग। कैसा, विरोध करने वाला लोग। तो प्रतिरोध जो होता है किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। क्या होता है, आंतरिक गुण होता है। उसी तरह चालक तार का जो है एक आंतरिक गुण होता है जिसको हम बोलेंगे प्रतिरोध, जो उसमें से बहने वाला, उसमें से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का क्या करता होगा, विरोध करता होगा। देखते हैं, मान लो ये एक चालक तार है। क्या है, चालक तार। अब इससे मान लो जब ये अपना विद्युत धारा आई क्या होगा, प्रवाहित होगा। ये विद्युत धारा आई क्या होगा, प्रवाहित होगा। जब इस चालक तार से विद्युत धारा आई प्रभावित हो रहा है तो तार का, चालक तार का ये गुण होता है कि इसमें बहने वाले, इसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, उसको बहने से रोके। क्लियर। तो उसी जो रुकावट वाला जो गुण होता है चालक में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। क्लियर। तो कोई पूछे चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, क्या बोलोगे कि चालक तार का वो गुण, चालक तार का वो गुण जो उससे चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करता हो, विरोध करता हो। क्या करता हो, विरोध करता हो। तो प्रतिरोध का मतलब हम लिख दे रहे हैं, प्रतिरोध। तो ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिरोध क्या बोलेंगे। तो चालक तार का वह आंतरिक गुण जो चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा का विरोध करता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। क्लियर।
इसके अलावे याद रखना है कि प्रतिरोध जो होता है वो मात्रक विहीन होता है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चा? मात्रक विहीन। प्रतिरोध जो होता है वो मात्रक मतलब इसका सॉरी प्रतिरोध जो होता है बाबू, इसका जो मात्रक होगा वो ओम हो जाता है। क्या होता है? ओम। क्वेश्चन देखो पिछला का आंसर पे चल रहा था। चलो, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, प्रतिरोध का मात्रक वो बाबू क्या हो जाएगा अपना? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का जो मात्रक होगा बाबू वो क्या हो जाएगा अपना? ओम होगा। क्या होगा? ओम। क्लियर? इसका जो ऐसे लिखा जाता है। यहां तक बात क्लियर? इसके अलावे यदि प्रतिरोध निकालने का बात हो तो R इक्वल टू जो होता है वो V बटा आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बटा आई। क्या हो जाता है? प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है? R बराबर V आई। ये कहां से आया? ये आया ओम नियम से। किस लॉ से? ओम के नियम से। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया कि प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम हो जाएगा। प्रतिरोध किसको बोलेंगे? किसी चालक तार का वह आंतरिक गुण जो उसमें से प्रभावित या बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V आई। इसके अलावे एक और फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावे एक और याद रखना है, R बराबर क्या हो जाएगा बाबू? रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक? तो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पे निर्भर करता है? तो उपयुक्त सभी पे, चालक पदार्थ की प्रकृति पे, लंबाई पे और इस पे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? घ। ये डी नंबर आंसर हो जाएगा वो, घ नंबर, डी नंबर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो सबसे पहले देखते हैं P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी। P अपॉन क्या हो जाएगा? मतलब विद्युत शक्ति जो होता है, क्या बाबू? विद्युत शक्ति, ये जो विद्युत शक्ति होता है ये कार्य अपॉन समय के बराबर होगा। कार्य अपॉन समय। क्लियर? तो इसलिए P बराबर W बटा टी। ठीक है। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होगा बाबू? जूल। समय का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? जूल पर सेकेंड। और इसी को अपना क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोल लेते हैं वाट। जूल पर सेकेंड को ही क्या बोल लेंगे बाबू? वाट। तो अपना विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? क नंबर, मतलब वाट हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत परिपथ उस रास्ते को बोलते हैं जिससे विद्युत धारा क्या होता है? प्रभावित होता है। हमारे जो घर में लगा होता है बॉल, बिजली, तार, वायर, ये सारा क्या है? एक परिपथ का ही हिस्सा है। ये सारा क्या है? परिपथ का ही हिस्सा है। एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं परिपथ का। तो परिपथ के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक बैटरी ले लेंगे। क्लियर? बड़ा वाला टर्मिनल को, ई वाला को, बड़ा वाला को हम प्लस लिखेंगे, छोटा वाला को माइनस लिख लेते। क्लियर? अच्छी बात देखो, एक बड़ा और एक छोटा मिल करके एक सेल बनेगा। एक बड़ा एक छोटा मिल के एक सेल। तो यहाँ एक सेल हो गया, यहाँ जो है एक सेल, दो सेल और तीन सेल। यहाँ तीन सेल मिला हुआ है। जब दो या दो से अधिक सेल आपस में मिल जाता है तो वो बैटरी बना लेता है। क्या बनाता है? तो ये अपना ये बैटरी है। क्या है बाबू? बैटरी। ये अपना हो गया बैटरी। क्लियर? जब दो या दो से अधिक सेल आपस में मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? बैटरी। क्लियर? तो ये अपना हो गया बैटरी। अब इसमें क्या करते हैं? परिपथ जोड़ ले रहे हैं। अब यहां से देखो क्या कर लिए? एक परिपथ जोड़ लिए। यहां मान लो एक एमीटर लगा दिए। एमीटर क्या लगा दिए बाबू? एमीटर। यहां हम क्या कर दिए? कोई रेजिस्टेंस लगा दिए। क्लियर? और मन यहाँ एक हम बल्ब लगा लिए। क्या लगा लिए? मन हो तो एक बल्ब लगा लो। क्या लगा लो बाबू? बल्ब। यहाँ चाहो तो वोल्ट मीटर को भी क्या कर दो बाबू? जोड़ दो। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगा देते हैं। वोल्ट मीटर ये अपना आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। एक चाहो तो स्विच भी दे सकते हो। एक अपना स्विच दे दिए बाबू। ये अपना हो गया स्विच। यहां तक बात समझ? ये एक छोटा सा परिपथ का नमूना है, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ का क्या है? छोटा सा नमूना चित्र बनाया गया है। क्लियर? तो ये जो अपना है ये एक छोटा सा परिपथ है। परिपथ क्या होता है? अब मान लो यहां से विद्युत धारा जा रहा है आई। क्या जा रहा है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जा रहा है। क्लियर? तो ये अपना क्या हो गया? एक परिपथ हो गया। क्लियर? तो परिपथ किसको बोलेंगे? जिस रास्ते से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बहता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? परिपथ। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया विद्युत परिपथ। क्या हो गया बाबू? ये अपना हो गया विद्युत परिपथ।
इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत परिपथ इसको बोलेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का। अब देखो ये जो एमीटर दिखाई दे रहा है, क्या एमीटर जो दिखाई दे रहा है, अमीटर, ये जो अमीटर दिखाई दे रहा है, क्लियर, ओ या आ ओ जो भी हो, एमीटर जो दिखाई दे रहा है, इसका जो काम होता है, इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना। किस क्या काम होता है, परिपथ में, विद्युत परिपथ में लगा हुआ जो अमीटर होता है, अमीटर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना। विद्युत धारा का को मापना के लिए विद्युत धारा को मापने का काम करता है, ये विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्लियर? तो विद्युत परिपथ में लगा हुआ जो अपना एमीटर होगा वो क्या करेगा, विद्युत धारा को मापने का काम करता है। तो अपना क्वेश्चन क्या, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं, तो अपना आंसर आ गया अमीटर। तो यहां लिख लो बाबू अमीटर। क्लियर? और ये जो वोल्ट है, वोल्ट, ये कि इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। ये अपना क्या हो गया, वोल्ट मीटर। इसका काम क्या हुआ, इसका काम होता है बाबू विभवांतर को मापना। किसको, विभवांतर को। क्लियर? वोल्टेज को मापना मतलब विभवांतर को। यहां तक समझ आ गया? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि फ्यूज तार, कौन सा तार, फ्यूज तार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है फ्यूज तार के लिए। तो पहले देखो फ्यूज तार से रिलेटेड कुछ चीज जान लो। फ्यूज तार, अब सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूज तार होता क्या है। फ्यूज तार जो होता है एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है जो हमारे घरों में लगी होती है। कहाँ लगी होती है, हमारे घरों में लगी होती है। जब बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रभावित होती है हमारे परिपथ से, तो क्या होता है कि वो जो बहुत सारे हमारे घर में जो युक्तियां लगी रहती है, डिवाइसेस लगी रहती है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज लगी रहती है, उसको नुकसान होने से बचाने के लिए एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया जाता है, छोटा सा युक्ति लगा दिया जाता है सर्किट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज तार बोलते हैं। क्लियर? जब जरूरत से ज्यादा विद्युत धारा परिपथ में प्रवेश करती है तो ये फ्यूज तार क्या होती है, गल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सर्किट टूट जाता है, जिसके कारण विद्युत परिपथ क्या होगा, टूट जाएगा और बाकी सारा चीज क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। क्लियर? तो फ्यूज तार जो होता है, ये जो बना होता है मुख्य रूप से टीन और लेड से। किससे? ये टीन और लेड से मिलके बना होता है। ये टीन और लेड से मिलके बना होगा। किससे? फ्यूज तार जो होता है ये एक मिश्र धातु से फ्यूज तार जो होता है एक मिश्र धातु से बना होता है। और ये मिश्र धातु कौन सा, टीन से और लेड से मिलके बना होता है। टीन को लिखते हैं SN और इसको बोलते हैं PV। क्लियर? तो फ्यूज तार जो होता है घर में एक छोटा सा क्या होता है, युक्तियां होती है, एक छोटी सी डिवाइसेस होती है जो परिपथ में लगा दिया जाता है। क्लियर? ताकि हमारे बाकी सारे चीजों को क्या करे, सुरक्षित रखे। क्लियर? अब इसका जो फ्यूज तार का जो होता है ये प्रतिरोध ज्यादा होगा। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, फ्यूज तार का प्रतिरोध तो ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, लेकिन इस फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा लेकिन गलनांक क्या होगा बाबू, इसका गलनांक जो होता है वो बहुत कम होगा। क्लियर? ताकि जरूरत से ज्यादा जब विद्युत धारा परिपथ में प्रवेश करता है तो फ्यूज तार क्या होती है, गल जाती है। फ्यूज तार क्या हो जाएगी, गल जाएगी, परिपथ टूट जाएगा, जिसके कारण परिपथ में आगे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो जो भी हमारे कीमती जो सामान लगे हुए हैं हमारे परिपथ में, AC, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आयरन, कुछ भी, वो सारा पंखा सुरक्षित बचा हुआ रहेगा। क्लियर? तो फ्यूज तार का मुख्य रूप से उपयोग घर के परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, घर में इसीलिए करते हैं ताकि हमारे कभी कभी जरूरत से ज्यादा जब विद्युत धारा प्रभावित करता है तो वो जो डिवाइसें लगी रहती है, जो अप्लायंसेस लगी रहेगी, जो युक्तियां लगी रहेगी, जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, बल्ब रहेगा, उसको क्षति होने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज तार यूज करते हैं। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि उसका गलनांक क्या होगा बाबू, फ्यूज तार का गलनांक क्या होगा, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है
फ्यूज तार का बाबू जो गलनांक होगा, ये गलनांक होता है कम। अब ऑप्शन में देख लो, कहता है फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, कहता है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों क्या होगा, अधिक होगा। गलत है, प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक नहीं होगा, ये गलत आंसर है। अगला कहता है प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक। हम क्या पढ़ाएं तुमको कि प्रतिरोध ज्यादा होगा, मतलब ये भी क्या है अपना गलत है। तीसरा है प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। देखो यही पढ़ाए हैं कि फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, और गलनांक क्या होगा, कम होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया बाबू, ख नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा बाबू, चुंबकीय। चुंबकीय का मतलब मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, चुंबकीय पदार्थ क्या है। चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो चुंबक के तरफ क्या होता हो, आकर्षित होता हो। वैसा पदार्थ जो चुंबक की तरह आकर्षित होता है उसी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ। जब चुंबकीय पदार्थ में चुंबक में होता है ना, लोहा वहा को क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो वही पूछ रहा है कि चुंबकीय पदार्थ कौन होगा, कौन कौन सा। ये चार गो में लोहा, पीतल, निकेल और कोबाल्ट में कौन पदार्थ ऐसा है जो चुंबकीय नहीं है, जो चुंबक के तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, जो चुंबक के तरफ आकर्षित नहीं हो रहा हो। तो देखो बाबू, लोहा के बारे में तो सबको पता होगा कि लोहा जो होता है, जो आयरन होता है, वो चुंबकीय पदार्थ होता है। क्यों, क्योंकि लोहा जो होता है चुंबक की तरफ क्या होता है, आकर्षित हो जाएगा, चुंबक की तरफ क्या होगा, खींचा चला जाएगा। क्लियर। निकेल भी क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा। निकेल भी क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा। कोबाल्ट भी क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा। जबकि पीतल जो है, पीतल ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। मतलब पीतल जो होता है चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, पीतल जो होगा वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। पीतल जो होगा चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसका मतलब है कि अपना आंसर कौन सा हो गया, पीतल। पीतल के अलावे और भी याद रख लेना है, जैसे सोना। क्या हो गया बाबू, जो पदार्थ चुंबकीय नहीं होता उसको बोलते अचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे बाबू, अचुंबकीय। क्या बोलेंगे, इसको बोल लेंगे बाबू अचुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ, तो इसमें तो अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होगा, तो पहला तो याद रख लेना है पीतल। कौन याद रख लेना है, पीतल। क्या याद रख लेना है, पीतल। दूसरा बाबू याद रख लेना है सोना। क्या, सोना भी जो है अचुंबकीय पदार्थ है। सोना भी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट आकर्षित नहीं होता है। इसके अलावे याद रख लेना है चांदी। क्या याद रख लेना है, चांदी। इसके अलावे नाम क्या याद रख लेना है, सोना हो गया, चांदी हो गया। इसके अलावे एल्युमिनियम। क्या हो गया बाबू, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, क्लियर, एल्यूमिनियम हो गया। इसके अलावे पेपर हो गया बाबू। तो ये सारा जो कुछ चीज है, ये सारा क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। अब परिनालिका क्या होता है, तो परिनालिका मतलब होता है ये एक नर्म लोहा के ऊपर, जिसको हम कोर बोलते हैं, नर्म लोहा के ऊपर क्या किया जाता है, बहुत सारा तार को क्या कर दिया जाता है, कुंडली बना दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। क्या किया जाता है, ये लपेट करके ये इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर। यही अपना क्या हो गया बाबू, परिनालिका। क्या हो गया, परिनालिका। क्लियर। जब इस परिनालिका से बाबू हम क्या करेंगे, जब इस परिनालिका से हम अगर जो विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, ये एक परिनालिका हो गया, ये तार का कुंडली हो गया। ये बाबू क्या हो गया, तार का कुंडली हो गया। ये बीच वाला जो है इसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बीच वाला जो है बाबू, ये हरा वाला जो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसको हम कोर बोलते हैं। क्लियर। ये एक नर्म लोहा का बना होता है। क्लियर। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, तार लपेट दिए। क्या कर दिए, तार को लपेट दिए। तार को हम क्या कर दिए बाबू, तार लपेट दिए। और जब हम इससे क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, इससे विद्युत धारा जाएगा। क्या जाएगा बाबू, इससे विद्युत धारा प्रभावित होगा, विद्युत धारा प्रभावित होगा। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जब इससे विद्युत धारा प्रभावित होता है, क्लियर, तो इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो इसमें चुंबकीय गुना आ जाता है। कौन सा, चुंबकीय गुना आ जाता है, इलेक्ट्रिक गुना, मतलब चुंबकीय गुना आ जाएगा। कौन सा गुना आ जाएगा बाबू, जब देखो हम इससे विद्युत धारा ले जाएंगे तो कौन सा गुना जाएगा, इसमें गुना जाता है। कौन सा,
चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक गुण आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा बाबू? चलो, तो जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो इसमें कौन सा गुण आ जाएगा बाबू? चुंबकीय गुण आ जाएगा। मतलब इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं अपने परिनालिका। तो क्वेश्चन पूछता है किस परिनालिका के अंदर, इस जो परिनालिका है इसको इंग्लिश में सोलिनॉइड बोलते हैं, ये जो परिनालिका है इसके भीतर मतलब ये वाला अंदर में, अब जब चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसमें, जब करंट प्रभावित करेंगे तो क्या होगा? देखो, करंट प्रभावित करेंगे, इससे जब विद्युत धारा जाएगा तो चुंबकीय गुण आएगा, तो इसमें बहुत सारा इस तरह से डायरेक्शन बन जाएगा। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। किसको दिखाता है बाबू? ये जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। ये अपना क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। यहां से यहां ये बन जाएगा, यहां से बाबू यहां बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये अपना क्या दिखाएगा बाबू? ये जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का काम करेगा। क्लियर? तो इस परिनालिका के अंदर, इस परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा सभी। अब सिंपल सी बात है, देखो कि ये पूरा पे ना विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो जब पूरा पे हो रहा है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ये क्या होगा? समान होगा। ये जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा बाबू, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये क्या होगा बाबू? ये जो है ये समान होगा। सब जगह क्या होगा बाबू? समान। क्लियर? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बाबू? समान हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? देखो, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले यही समझें कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो देख लो, मानो कि ये एक चालक तार है। ये क्या है बाबू? चालक तार। ये क्या है? ये एक अपना है बाबू चालक तार। भाई तार लिखना है, चालक तार। ठीक, ये है चालक, ये अपना क्या हो गया? चालक। क्लियर? जब इस चालक से अपना विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? विद्युत धारा। इस चालक से क्या जा रहा है? विद्युत धारा। क्या जा रहा है बाबू? विद्युत धारा। तो जब चालक से विद्युत धारा जाता है तो ऐसा देखा गया कि चालक के आसपास, चालक के आसपास जो है ये वाला क्षेत्र यहाँ जो होता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा बाबू? ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ जो देखने को मिलता है ये चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जब किसी चालक से क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सा चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? चुंबकीय प्रभाव। मतलब इसके आसपास यदि लोहा का कोई सुई रखा जाए, कोई नीडल्स रखा जाए बाबू, तो उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। वो क्या करता है? हिलने डुलने लगेगा। क्या देखने को मिलेगा? हिलने डुलने लगता है। क्लियर? तो इस प्रभाव को, इस घटना का जो सबसे पहले जो देखा था, जो प्रैक्टिकल की जो खोजे थे, उनका क्या नाम था बाबू? ऑस्टर्ड नाम था। क्या नाम था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किए थे वो कौन किए थे बाबू? ऑस्टर्ड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? क। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्न में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का तात्पर्य क्या हुआ कि ऊर्जा का वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसमें जीव का अंश मिला हो, जीव का मात्रा मिला हो। जीव का मात्रा का क्या मतलब है कि लाखों करोड़ों साल यदि भूकंप आया होगा, कुछ भी आया होगा, तो बहुत सारा पेड़ पौधा प्लांट जानवर क्या होगा? धरती के अंदर दब गया होगा। तो धरती के अंदर दबने से लाखों करोड़ों साल के बाद वो क्या होता है? वो जो होता है अपना बाबू ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ऊर्जा में। तो जैव मात्रा का बात करें, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो गोबर गैस जो है, ये है गोबर गैस जो है वो जैव मात्रा का स्रोत है। लकड़ी भी है, कोयला भी है। तो इसका मतलब क्या है
कि जैव मात्रा का स्रोत जो है ये गोबर, गैस, कोयला और लकड़ी है। गोबर, गैस, कोयला और लकड़ी जैव ऊर्जा का स्रोत है, जबकि अपना पूछ रहा है जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जैव ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू? नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा वो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव मात्रा, इसके अलावे नाभिकीय ऊर्जा के बराबर अगर बात करें सौर ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा बाबू? सौर ऊर्जा, ये भी जो है अपना जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। इसके अलावे बात करें सौर ऊर्जा, क्लियर? अरे यार, सौर ऊर्जा का बात करें, कौन सा ऊर्जा बाबू? सौर ऊर्जा, ये भी नहीं है। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा का बात करें, कौन सा ऊर्जा बाबू? विद्युत ऊर्जा, तो ये भी अपना क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। विद्युत ऊर्जा के अलावे बात करें चुंबक की भी बोल सकता है। तो ये सारा जो चीज है, ये सारा जो चीज है, न्यूक्लियर एनर्जी जो हो गया, ये सारा जो चीज है अपना जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यहां दिया हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4 को क्या बोलते हैं बाबू? Na2SO4, इसको बोलते हैं अपना बाबू सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम, ये अपना हो गया बाबू सोडियम सल्फेट, ये अपना हो गया सोडियम सल्फेट। ये हो गया अपना बेरिलियम क्लोराइड BaCl2, ये क्या हो गया? बेरिलियम क्लोराइड, ये हो गया अपना बेरिलियम क्लोराइड। ये अपना हो गया बाबू बेरिलियम क्लोराइड। तो कहता है जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? बेरिलियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है? तो ये जो है बाबू ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। कौन सा अभिक्रिया बाबू? ये जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब अभिकारक, जब अभिकारक, अभिकारक किसको बोलते हैं? तो ये जो है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो बाबू है अपना Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहां से अपना क्या बन जाएगा बाबू? यहां से बन जाएगा अपना NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा बाबू? बेरिलियम सल्फेट BaSO4। क्लियर? ये एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। ये जो है इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको अपना बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, अभिकारक। क्लियर? और जो नया चीज बन गया है इसको अपना क्या बोल लेते हैं? इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोल लेंगे बाबू? उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ आ गया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जब अभिकारक अपने आयनों का, जब अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करके, जब अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करके नया पदार्थ का निर्माण करेगा, नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बाबू? द्विविस्थापन। यहां देखो फिर से, यहां सोडियम सल्फेट जो है बेरिलियम क्लोराइड से क्या कर लिया? अभिक्रिया कर लिया। तो जो नया पदार्थ हमको बना, जो नया पदार्थ बना वो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया बाबू? सोडियम क्लोराइड। और इधर क्या बन गया? बेरिलियम सल्फेट। अब इसको देखो, जब इसको देखेगा तो ये एक सोडियम सल्फेट जो है इसके जगह पे चला गया, और बेरिलियम, ये जो क्लोराइड है बाबू ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो ये आयनों का क्या हुआ? अदला बदली हो गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या किसको कहेंगे? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जब अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो ये जो है याद रखना है। इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? जैसे कार्बन जो है, कार्बन जो बाबू है अपना, जो बाबू कार्बन है, मान लो ये जला ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और क्या बन जाएगा? और हमको क्या देगा? उष्मा देगा। क्या देगा? उष्मा देगा। तो यहां देखो, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नया चीज बन गया, और उष्मा भी निकला। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके नया पदार्थ बनाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाबू संयोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है?
वियोजन का मतलब होता है टूट के अलग हो जाना। क्या होना? टूट के अलग हो जाना। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब एक पदार्थ से टूट करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनेगा तो उसको हम क्या बोल लेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोल लेंगे बाबू? वियोजन। इसके अलावा विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में क्या हो जाएगा कि जब कोई एक क्रियाशील धातु किसी दूसरे क्रियाशील धातु के उसके विलयन से क्या कर दे? विस्थापित कर दे, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल लेंगे? विस्थापन। तो ये चारों जो है संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सारे चीज को क्या करना है? परिभाषा लिख के याद कर लेना है, बाकी इसको समझ गए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं। आगे अपना क्या है कि अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है बाबू पीएच का मतलब? पीएच का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन का कितना क्षमता है। तो पीएच को जब भी हम अम्लीय कौन अम्लीय वर्षा की बात करें कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो उसमें जितना ज्यादा H+ आयन रहेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा बाबू, क्या रहेगा? जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन बाबू? हाइड्रोजन। जितना ज्यादा बाबू हाइड्रोजन आयन रहेगा। कौन सा? हाइड्रोजन। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन। क्लियर? जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा उस एसिड का क्षमता क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। क्लियर? तो हमसे यही पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच का मान कितना होगा। पीएच जो होता है ये एक स्केल होता है, ये एक स्केल होता है। इसका स्केल मतलब ये एक मापने के लिए उपयोग, कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा क्षारीय है। क्लियर? तो अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो अम्लीय वर्षा का पीएच जो होगा वो बाबू 5.6 से क्या होगा? कम होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? खोआ। क्या हो जाएगा? खोआ हो जाएगा। क्लियर? अब सवाल उठता है कि जो बारिश का पानी रहता है वो अम्लीय कैसे हो जाता है? बारिश का पानी अम्लीय कैसे हो जाता है तो इसको समझ लेते हैं। देखो, हमारे वातावरण में बहुत सारा गैस है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस बाबू? सल्फर डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। क्लियर? इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर? तो जब ये मान लो कार्बन डाइऑक्साइड में जब जल मिल जाएगा, क्या मिलेगा बाबू? जब कार्बन डाइऑक्साइड में जल मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये H2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? H2CO3। क्लियर? ये जो है ये एक एसिड हो गया। ये क्या हो गया? एक एसिड हो गया। बस इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बाबू? कार्बोनिक। ये जो एसिड है ये बन गया बाबू अपना कार्बोनिक एसिड। कौन सा? कार्बोनिक। ये अपना आ गया बाबू कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। क्लियर? जितना भी हम कोको कोला, फेंटा, पेप्सी, स्प्राइट पीते हैं उसमें जो एसिड रहता है वो यही एसिड रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिक एसिड। क्लियर? तो देखो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? एसिड बना दिया। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो बना देगा कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? इसी तरह नाइट्रोजन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो अम्लीय वर्षा होता है वो हमारे वातावरण में जो बहुत सारा जो गैसेस हैं, जो जहरीली गैसेस होता है, वो क्या करता है? पानी से, वाटर से अभिक्रिया करके एसिड बना देता है। क्लियर? जो जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधा के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है अपच। अपच का मतलब क्या होता है? एसिडिटी। अपच का मतलब जब बहुत सारा ऑयली तेलिया चीज जब खा लिया जाता है तो अपच हो जाता है। तो उसके लिए, उसके उपचार के लिए इसमें से कौन सा चीज, कौन सा औषधि का उपयोग करेंगे? अब जब हमारे पेट में अपच हो जाता है, जब हमारे पेट में क्या होता है? गैस बनने लगता है, अपच हो जाता है, खाना सही से डाइजेशन पचता नहीं है, तो क्या होता है? हमारे पेट में क्या होता है? अम्ल की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। एसिड की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपच के उपचार को ठीक करने के लिए, अपच के उपचार को ठीक करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है बाबू? एंटासिड। क्या नाम है? ये एंटासिड। ये एंटासिड जो होता है, ये जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का बाबू? मतलब ये होता है क्षारीय नेचर का। किस नेचर का? इसका जो प्रकृति होता है ये कैसा होगा बाबू? ये क्षारीय प्रकृति का होता है।
क्षारीय होता है। क्या होता है बाबू? क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय। अब चूंकि अपच हो गया, हमारे पेट में क्या हो गया है? अम्ल ज्यादा हो गया है, तो ये क्षारीय प्रकृति का जब हम एंटासिड को लेंगे, पानी में मिला के पिएंगे, तो ये क्षारीय जो है क्षार, ये अम्ल से क्या करेगा? ये बाबू क्षार जो है, क्षार एंटासिड, ये जो है अम्ल से क्या करेगा? जाकर के हमारे पेट में अभिक्रिया कर लेगा। ये जो क्षार है, जो एंटासिड जो होता है, इसका कैसा प्रकृति होता है? क्षार का। तो ये क्षार जो है अम्ल से क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा, और ये क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। क्या कर देगा बाबू? उदासीन। मतलब क्षार और अम्ल में एक खूबसूरत गुण ये होता है, क्षार और अम्ल में एक खूबसूरत गुण ये होता है कि क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा। क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, और अम्ल जो है वो क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है, और दोनों एक दूसरे से मिल करके क्या बनाता है? खूबसूरत दुनिया बनाता है, उदासीन बना लेता है। क्लियर? तो जब हमारे अंदर अपच की स्थिति आवे, तो हम लोग को क्या लेना चाहिए? एंटासिड। क्या लेना चाहिए? एंटासिड। मार्केट में इनो मिल रहा है, इसके अलावे और भी बहुत सारा है एंटासिड, उस सबको हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। इसके अलावे एक और एंटासिड में उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं NaH। क्या बोलेंगे बाबू? NaHCO3। क्या बोलेंगे बाबू? NaHCO3। ये भी जो होता है वो ये भी क्या होता है? क्षारीय होता। इसका भी हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? अपच की स्थिति से निजात पा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर अपना हो गया बाबू एंटासिड। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि चींटी के डंक एक अम्ल, बहुत खतरनाक है भाई। चींटी जब काटता है बहुत खतरनाक जो होता है, दर्द होने लगता है, पेन करता है। क्लियर? तो चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। जब चींटी काटती है तो ये क्या करती है? जब चींटी बाबू काटेगी तो एक अम्ल छोड़ देती है। क्या छोड़ेगी? अम्ल, जिनके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। बात सही है, सबको काटा होगा चींटी। तो कहता है कि उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें जो अम्ल होगा बाबू, चींटी के जो डंक में जो अम्ल होता है, चींटी के डंक में जो अम्ल होगा बाबू, वो क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल बाबू? फॉर्मिक अम्ल। क्लियर? HCOOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या हो गया? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। क्लियर? तो मेथेनोइक जो हो गया, और इसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। यही एसिड जो होता है वो चींटी के डंक में रह जाता है। अपना आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अपना आंसर हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22। कौन सा क्वेश्चन बाबू? 22। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बाबू? अम्ल और क्षार चैप्टर में पढ़ा होगा, अम्ल क्षार इस सब में, तो ये आसानी से बन जाएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो देखो, ये संतरा जो है, संतरा, इसमें क्या पाया जाता है? जितना भी सिट्रिक फ्रूट होता है, जितना भी खट्टा चीज होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? सेट्रस अम्ल। क्या बनता है? सिट्रिक, जिसको बोलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर जो हम बात करें हम किसका? ऑक्जेलिक का बात करें, इसका बात करें, तो जितना भी लीफी वेजिटेबल होता है, साग सब्जी, उस सब में जो पाया जाएगा वो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? जितना भी साग सब्जी होता है, साग उग, इस सब में जो पत्तेदार सब्जियां होती है, तो वह पत्तेदार सब्जियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। अब तुम बताओ, यहाँ पत्तेदार सब्जियां, इमली तो पत्तेदार सब्जियां है नहीं, इमली तो खट्टा मीठा चीज है। संतरा तो तुमको पता है, इससे तो दूसरा ही अम्ल होगा। सिरका में जो होता है, सिरका, इसमें तो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन टमाटर जो है, टोमेटो, तो टमाटर में अपना कौन सा एसिड हो जाएगा बाबू? टमाटर में अपना हो जाएगा कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। इसके अलावे जितना भी साग सब्जी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, उस सब में भी क्या पाई जाएगी? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा बाबू? ऑक्जेलिक अम्ल। यहां तक बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या दिया हुआ बाबू? क्लियर? तो कहता है CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। क्लियर? ये जो है अपना बाबू, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र का बात करें तो ये बाबू क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। यहां हाफ है तो यहां क्या डाल दो? 2H2O। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर का बाबू बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो हो जाएगा
रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे बाबू? इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा बाबू? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? संगमरमर का बाबू बात करें तो संगमरमर का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों चार गो जो है, इसका क्या करना है? रासायनिक सूत्र याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में, मतलब द्रव, तरल अवस्था मतलब द्रव, कहता है कि कौन सा जो धातु है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पे जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा बाबू, वो क्या पाया जाएगा? पारा, मतलब मरकरी। क्या बाबू? मरकरी। पारा मतलब मरकरी। क्लियर? और पूछे कौन सा अधातु, क्या पूछे बाबू? कौन सा अधातु? अधातु पूछे बाबू तो हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या बाबू? ब्रोमीन। 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 ठीक है बाबू? हिंदी यार गलत लग रहा है। ब्रोमीन। क्लियर? तो पूछेगा वह धातु कौन सा है, क्या याद रखना है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, क्या बाबू? ये ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे क्या होगा? द्रव अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन जब पूछे धातु के बारे में तो क्या याद रखना है? अपना पारा याद रखना है। क्या? जिसको हम बोलते हैं मरकरी। क्लियर? लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे, तो कहता है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने आबंध? तो नाइट्रोजन देखा होगा बाबू, तो नाइट्रोजन जो होता है N2 होगा। क्या होता है? N2। तो हमसे पूछा जाता है कि N2 के बीच में कितने आबंध होते हैं? क्या? कितने आबंध? तो देखो बाबू, नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध होते हैं। कितना बाबू? ये नाइट्रोजन के बीच में कितना होंगे? 3 आबंध होते हैं। कितना बाबू? तो तुमको याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसको नहीं ज्यादा समझना है, बस तुमको ध्यान देना है बाबू, तुमको ध्यान देना है कि ये नाइट्रोजन के बीच में कितने आबंध होंगे? नाइट्रोजन के बीच में बाबू 3 आबंध होते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा बाबू? ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? चलो आज हम 25 तक क्लास किए हैं, बाकी हम इसी तरह से आगे लाते रहेंगे क्लास को। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो या नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना। ठीक है? थैंक यू।